हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार कल्कि ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल धमाल बवाल मचा रखा है। इस फिल्म ने 7 दिन में 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है भाई साहब। और वहीं यूट्यूब पे कुछ ऐसे चैनल्स भी है जिन्होंने सिर्फ कल्कि मूवी पर ही 10 से 15 वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। करोड़ों रुपए कमाने का एक बहुत ही अच्छा मौका हाथ लगा है। इनका अपना अलग 100 करोड़ बनाने की स्ट्रेटेजी चल रही है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं। स्मार्ट बाय। तो एक तरफ लोग कल्कि मूवी की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग शादी में आए नाराज फूफा की तरह उसमें कमियां निकाल रहे हैं। गजब बेइज्जती है। देखो एक बात तो कहनी पड़ेगी, डायरेक्टर नाग अश्विन ने अपने माइंड में जो भी क्रिएटिविटी क्रिएट की थी वो पर्दे में उतारने में वो बखूबी कामयाब हुए हैं। एंड दिस फिल्म हैज कंप्लीटली चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सिनेमा। बट नाराज फूफा इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, क्योंकि बहुत से लोग इस फिल्म की फर्स्ट हाफ से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, और कहीं ना कहीं मैं भी हूं, क्योंकि इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में कुछ ऐसे सीन हैं जो कि चल रहे हैं और चलते ही चले जा रहे हैं। अरे ये नहीं ना रुकता मैं क्या? तो इस 3 घंटे की मूवी में आराम से 20-25 मिनट का कट लगाया जा सकता था एडिटिंग के टाइम पे। दूसरी चीज जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है वो है दिशा पाटनी। दिशा पता नहीं इस फिल्म में क्यों थी, क्योंकि दिशा का इस फिल्म में सिर्फ इतना ही रोल है कि वो इस फिल्म में आती हैं, भैरवा को अपने साथ कॉम्प्लेक्स लेके जाती हैं, उनको कॉम्प्लेक्स घुमाती हैं और एक तरीके से पब्लिक को दिखाया जाता है कि कॉम्प्लेक्स अंदर से कैसा है। बस उनका इतना ही रोल है। लेकिन अगर इसी रोल के लिए अनुष्का शेट्टी को कास्ट कर लिया जाता देन आई एम श्योर कि हॉल में सीटियां और तालियां गड़गड़ा उठती, क्योंकि बाहुबली के बाद उसी जोड़ी को वापस से बड़े पर्दे पे देखना भले ही थोड़ी सी देर के लिए मजा आ जाता। और बाहुबली की बात है तो इसमें एस.एस. राजामौली भी है ही, खैर इस बात पे हम बाद में आएंगे। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म में 2 नेगेटिव कैरेक्टर हैं जो कि सुप्रीम यास्मीन के लिए काम कर रहे हैं। उसमें से इनका लुक बहुत परफेक्ट है और बहुत ही सही लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शाश्वत जी को लोग कह रहे हैं कि एज अ विलन वो थोड़े से हल्के लग रहे हैं, क्योंकि उनके फेस पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी मासूमियत जैसी चीज है। अब उनका फेस मासूम है, उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है, तो इस रोल के लिए किसी और को भी कास्ट किया जा सकता था, ऐसा लोग कह रहे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन नो डाउट शाश्वत जी इज अ रियली ग्रेट एक्टर। वहीं लॉर्ड कृष्णा के लिए तो कोई कास्टिंग की ही नहीं गई है। आपको क्या लगता है, क्या डायरेक्टर नाग अश्विन को लॉर्ड कृष्णा के लिए कोई एक्टर समझ ही नहीं आया, या उनका फेस ना दिखाना एक सोची समझी चाल थी? मुझे लगता है कि डायरेक्टर नाग अश्विन ने कुछ बहुत प्लान करके लॉर्ड कृष्णा का फेस छुपा के रखा है, लेकिन हम सब फिर भी जान गए कि इस अंधेरे के पीछे चेहरा कौन सा था। तो लॉर्ड कृष्णा का रोल करा है कृष्ण कुमार ने, जो कि एक साउथ इंडस्ट्री के बहुत अच्छे एक्टर हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नाग अश्विन जी ने कहा कि तुम्हारा नाम कृष्णा है, तुम लॉर्ड कृष्णा का रोल करोगे। इतनी बड़ी फिल्म है तो कौन ही मना करेगा। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड कृष्णा की जो वॉइस है उससे मैं पर्सनली थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूं, कि लॉर्ड कृष्णा की इमेज जो हम लोगों के माइंड में है वो एक बहुत ही मधुर आवाज उनकी हमेशा हमारे दिमाग में रहती है और बहुत स्माइल उनके फेस पे रहती है। वहीं लॉर्ड कृष्णा को इतनी भारी आवाज दी गई है कि वो लिटरली उनके कैरेक्टर पे सूट नहीं कर रही है। मृत्युदंड नहीं है अश्वत्थामा, मुक्ति है। क्योंकि हमने हमेशा कृष्ण जी की आवाज बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारी सुनी है, चाहे पुरानी महाभारत ले लीजिए चाहे नई महाभारत ले लीजिए, हमें वो ही सुनने की आदत है। और लॉर्ड कृष्णा के ऊपर इतनी भारी आवाज नॉट अ गुड आइडिया। वहीं फर्स्ट हाफ में एक चीज बहुत अजीब सी दिखाई गई है कि दिशा आती है और उनको कॉम्प्लेक्स में जॉब मिलती है, वो अपने साथ भैरवा को कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाती है। इतनी हाई टेक्नोलॉजी दिखाने के बाद वो भैरवा को ऐसे ही आराम से अंदर ले जाती है और वहां जाके वो पूरे कॉम्प्लेक्स में घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं आराम से। मतलब इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी दिखाने के बाद उस टेक्नोलॉजी की खुद ही वाट लगा दी। आपको लगा कि मैं कुछ और बोलने वाला हूं? और वो आराम से घूमने के बाद भैरवा को पकड़ के सिर्फ बाहर निकाल दिया जाता है। मुझे लगा पकड़ेंगे तो उनको कोई सजा मिलेगी या वहां जाके वो दीपिका पादुकोण से मिलेगा, नहीं। लेकिन ये ऐसा लगा कि कॉम्प्लेक्स दिखाना था तो उनको आराम से अंदर भेजा और आराम से बाहर निकाल दिया, इतनी हाईटेक जगह से। ये सारी बातें कवर हो जाती हैं, भूल जाते हैं जब हम फिल्म का सेकंड हाफ देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि फिल्म का सेकंड हाफ इतना मजेदार है कि आपको हर एक सीन पर मजा आएगा, चाहे वो महाभारत के सीन हो। और जब जब फिल्म में महाभारत के सीन दिखाए गए हैं तब तक उस फिल्म में ऐसा लगा है कि बस यहां से सिर्फ और सिर्फ महाभारत शुरू कर दो, कल की फिर कभी देख लेंगे, क्योंकि नाग अश्विन जी ने महाभारत के सीन को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया है।
मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि एस.एस. राजामौली अपने उस महाभारत के ड्रीम प्रोजेक्ट को जल्दी शुरू करे, लेकिन एस.एस. राजामौली ऑलरेडी अपने एक इतने बड़े प्रोजेक्ट में बिजी हैं जिसके लिए उनके 5 से 6 साल तो लग ही जाएंगे, क्योंकि वो पता नहीं है महेश बाबू के साथ कौन सा 1000 करोड़ की बवाल वाली मूवी लेके आने वाले हैं। उस मूवी का बजट ही 1000 करोड़ है, तो फिलहाल ये काम एस.एस. राजामौली ही कर सकते हैं। लेकिन एस.एस. राजामौली महाभारत बनाए, ये देखना एक बहुत ही बड़ा ड्रीम है, क्योंकि महाभारत के साथ अगर कोई जस्टिफाई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एस.एस. राजामौली ही है। तो इस फिल्म में एस.एस. राजामौली का एक बहुत ही बेहतरीन कैमियो दिखाया है, और उस कैमियो के जो डायलॉग है अगर आप समझ गए होगे तो आपने वाकई उसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि भैरवा बोलता है कि अभी पकड़ के तो 5 साल छोड़ेगा नहीं। और फिर लास्ट में एस.एस. राजामौली बोलते हैं कि अगर आपकी पकड़ में आया तो 10 साल के लिए कैद करूंगा। ये पूरा सीन रेफरेंस देता है कि जब बाहुबली बनी थी तो एस.एस. राजामौली ने प्रभास को 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो कोई भी फिल्म और एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, तो एक तरीके से 5 साल के लिए प्रभास को कैद करा था, और वही चीज इस फिल्म में बोली गई है। तो वाकई ये डायलॉग जिसको समझ आया होगा उसने एंजॉय किया होगा। लेकिन अगर एस.एस. राजामौली किसी को 10 साल के लिए कैद कर ले तो कौन नहीं होना चाहेगा, क्योंकि अगर वो 10 साल के लिए कैद करेंगे तो उसका करियर बहुत बेहतरीन बना के ही निकालेंगे। पॉइंट है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म के लास्ट में जो ट्विस्ट दिया गया है वो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था, और कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि ये फिल्म में होगा। प्रभास के कैरेक्टर को इस तरीके से चेंज दिया जाएगा। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो मैं एक आपको स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूं कि आप इस वीडियो को यहां से स्किप कर सकते हो, क्योंकि आगे जो मैं बात करने जा रहा हूं वो आपके लिए एक बहुत बड़ा स्पॉइलर होगा। लेकिन वीडियो को स्किप करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, वरना मैं तुम्हें बद्दुआ दूंगा कि कहीं ना कहीं से वो स्पॉइलर तुम्हारी आंखों के सामने आएगा, तुम्हारी फिल्म स्पॉइल होगी। तो उससे अच्छा है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओ। तो इस फिल्म में जो ट्विस्ट दिया गया है वो देख के पब्लिक पागल हो गई थी। तो फिल्म के उस 10 मिनट के सीन ने पूरी फिल्म को इस तरीके से बदल दिया जैसे सूर्य कुमार यादव की एक कैच ने वर्ल्ड कप का पूरा मैच बदल दिया था। और इस फिल्म की एक और सबसे बेहतरीन चीज थी, वो थे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन और प्रभास जब भी साथ में एक सीन में आए हैं तो प्रभास अमिताभ बच्चन के सामने बहुत ही हल्के लगे हैं, और अमिताभ बच्चन ने क्या एक्टिंग करी है, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, क्या फिल्म में उनका ऑरा लगा है, और वो वाकई लगे हैं कि वो अश्वत्थामा है। ब्रिलियंट वर्क, ब्रिलियंट एक्टिंग, हेड्स ऑफ टू अमित जी। इस एज में जो काम वो कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन इस फिल्म में सब लोगों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ था, प्रभास को एस सूर्यपुत्र कर्ण कैसे दिखाया गया है, क्योंकि कर्ण की तो मृत्यु हो गई थी और अश्वत्थामा जीवित है, तो अश्वत्थामा को दिखाना लॉजिक लगता है, लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण को दिखाना कैसे पॉसिबल है। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं उसके ऊपर एक अच्छे से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, उसमें बताऊंगा कि हमें प्रभास को एस सूर्यपुत्र कर्ण कैसे दिखाया गया है। तो जाने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज ये वीडियो शेयर करिए, एंड प्लीज गिव मी योर फुल सपोर्ट, एंड आई विल कम वेरी सून विद नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।